वर्णवाद है, अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, और इससे किसी का एतराज नहीं है, लेकिन जातियों और वर्ण के आधार पे सबकी जो हैसियत है वो अलग अलग है। तो राम को लोग मानने वाले हैं, आस्था की बात है, उनकी आस्था है। जो नहीं मानते कोई जबरिया तो है नहीं, सम्मान करना चाहिए। हमें गांव वाले देखते ही कहते हैं, कभी एक नारा चला था मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हम आर.के. चौधरी जी के साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो उसको कैसे देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, आपको उम्मीदवार बनाया गया है मोहनलालगंज से, तो क्या लगता है 2024 में वो कौन से मुद्दे होंगे जिससे आप बीजेपी को जो है शिकस्त दे देंगे, आपकी तरफ जनता आकर्षित होगी? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी पदाधिकारियों का, जिन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कन्विंस किया, तैयार किया। उनका भी मन था और हमें पार्टी को वोट से कैंडिडेट बनाया। मैं उनको आभारी धन्यवाद देता हूं। जहां तक आगामी चुनाव के उम्मीद की बात है, तो निश्चित तौर पे लंबे समय से बीजेपी सरकार है और इस देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लगातार टीवी चैनल, अखबार बोलते रहते हैं, लेकिन देश में समस्याएं और भी तो हैं। ये देश सदियों से, जिसे बोलते हैं प्राचीन सभ्यता हमारी है, वर्णवाद है, अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, और इससे किसी का एतराज नहीं है, लेकिन जातियों और वर्ण के आधार पे सबकी जो हैसियत है वो अलग अलग है। इस देश में जो संविधान कहता है वो ये कहता है कि देश बदले, इस देश में उच्च वर्ग के लोग आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, संविधान कहता है उनको भी आगे बढ़ के इस देश में सबको समानता का अधिकार मिल जाए। वो नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने से काम नहीं बनेगा। तो एक बदलाव देश में जनता चाहती है, उसका मैं पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है और मैं कैंडिडेट हूँ। इसी आधार पे आम जनता की ख्वाहिश पे हम लोग लड़ रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस तरीके का माहौल तैयार करती है, पहले हिंदू मुस्लिम का, और फिर जो है ध्रुवीकरण करके जनता को अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है? हाँ, सही है। देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की लड़ाई उसको उछालती है, जबकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राम की बात है, तो राम को लोग मानने वाले हैं, आस्था की बात है, उनकी आस्था है। जो नहीं मानते कोई जबरिया तो है नहीं, सम्मान करना चाहिए कि आस्था की बात है। अब उसको उछाल के कि इधर हिंदू हो जाए, उधर गैर हिंदू हो जाए, अरे भाई, अपने को हिंदू कहने वाले भी लोग हैं, संख्या काफी है, और इसी आधार पर हम लोगों ने बनाया है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आखिर कोई इस देश में पिछड़ा क्यों है? इस देश में ताकत की कुर्सियों पे उसे बैठने मौका नहीं मिला है, पिछड़ गया। उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो कमजोर हो गया। इस देश में एक जमाना था सदियों से, ये हमारी प्राचीन सभ्यता है। आज के जो दलित हैं उन्हें इसको कहते हैं, इनको कहते थे अछूत, उनको लोग छूते नहीं थे। अगर ये सब अगर खत्म हो जाए, सब बराबर हो जाए, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? तो निश्चित तौर पर इस मकसद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारा तो नारा ही है कि पीडीए की जो बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए, जो पीडीए तबका है, अभी अखिलेश यादव जी भी पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल अभी जो हाल में फैसले लिए, उसके बाद लगता है कि क्या इस फैसले से पीडीए कमजोर होगा, सपा कमजोर होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हो गए, अपनी अलग पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया है,
उसका लोगो वगैरह भी जारी हो गया है, तो कितना देखते हैं इस पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, जो पीडीए है उसी सिद्धांत पे काम वो भी कर रहे थे, मनीष स्वतंत्र मौर्य या और लोग भी। अब इस काम को तो और उनको अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इसी से दुखी है वो तो उनकी गलती है। जहां तक उनके आने ना आने पे पार्टी पे असर करता है, असर का मामला है, भाई कितना असर पड़ेगा? क्योंकि बड़ी पार्टियों से जो आगे बढ़ा है, आगे निकला है, तो वो कामयाब नहीं हो पाया है। और जहां तक समाजवादी पार्टी है तो निश्चित तौर पे ये समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले थी। अब बाबा साहब मानती है, डॉक्टर लोहिया मानती है, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव सौ में साथ, ये उनका नारा था। पहले नहीं लगता था, अब लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवत कांतराम जी, जो इस देश के 85% आबादी वाले बहुजन की बात करते थे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन कमजोर पिछड़ी दलित जातियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सर, जिस सीट पर आपको सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना चेहरा बनाया है, उस सीट पर भाजपा के जो नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, कौशल किशोर जी, तो वो सक्रिय भी रहते हैं उस क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि कितना काम करेगा ये, मतलब कैसे लगता है कि जनता आपकी तरफ रुझान करेगी? देखिए, जहां तक कौशल की बात है, वो हमारे मित्र हैं और उन्होंने कभी संगठन का अलग खड़ा किया था। तो शुरुआती दौर में तो लड़ते नहीं जीतते थे, लेकिन बाद में जीत गए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य हुए थे और मैं उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना था। तो हमारे मित्र हैं वो, लेकिन जिस सोच से उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, बीजेपी में जाके सोच तो बदल गई। अब जिस समाज के बलबूते वो आगे बढ़ रहे थे, वो समाज तो कंफ्यूज है। चुनौती देख रहे हैं आप? मैं चुनौती देख रहा हूँ, चुनौती देख रहे हैं। भाई, अगर वो कैंडिडेट हैं, लड़ेंगे तो चुनौती है, लेकिन उससे ढेर सारे लोग और खासकर दलित समाज के लोग जो उनके साथ थे, वो सब के सब समाजवादी पार्टी में आके भी ना आके भी आज के चौधरी जिताने में मदद करेंगे। सर, आपकी ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सी वजह है जिससे आपको लगता है कि मोहनलालगंज की जो जनता है आपको चुनेगी? क्योंकि आप पिछले कई बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार शायद, तो उसमें जो है शायद शिकस्त मिली। ये इसको कैसे देखते हैं? आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं हूं आर के चौधरी। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में के राजधानी लखनऊ में 1993 में आया और बहुजन समाज पार्टी में काम किया पूरे प्रदेश में। सरकार बन गई, मंत्री पहले बन गया, इलेक्शन जाके लड़ा इलाहाबाद में। उसके बाद फिर कांचराम साहब ने कहा कि आप लड़ जाओ लखनऊ, यहाँ लड़ गए और 3 बार लड़े, 3 बार जीते। उसमें एक बार बसपा से लड़े, 2 बार अपनी पार्टी बना के फिर जीते और कुल मिला के शपथ तो मैंने लिया 5 बार मंत्री का, लेकिन कल्याण सिंह के साथ जो मैं बसपा कोटे में शपथ लिया उसमें गिनता नहीं, तभी 4 तो हुआ। तो सीट पे मोहनलालगंज सीट की बात कर रहा था मैं, मोहनलाल बात कर रहा हूँ, मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ, मैं मोहनलालगंज विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ 3 बार जीता हूँ। हाँ, विधानसभा में, लोकसभा की बात कर रहा था। लोकसभा में मैं यहाँ 3 बार तभी लड़ा हूँ, क्योंकि पहली बार लड़ा हूँ 2009 में और हमारा निशान था कैंची। तब वोट पाए थे हम 1,40,341 और मोहनलाल सेगमेंट से जीते थे और फिर दोबारा लड़े थे 2014 में। तब वोट पाए थे हम, बसपा से लड़े थे, तब वोट पाए थे 3,10,000 और फिर जब हम सपा में चले गए और सपा ने नहीं लड़ाया तो सोचे कि हमारे वर्कर बेचारे कुछ तो टिके रहे नहीं तो इधर उधर चले जाएंगे, तो मैं लड़ गया। तब भी अमूमन कांग्रेस के जिन लोगों ने लड़ा था, जैसे निर्मल खत्री लड़े फैजाबाद से, उन्हें वोट मिला 25,000। खुर्शीद साहब, तमरान खुर्शीद लड़े, वोट पाई 25,000 और आर के चौधरी वोट मिल गया 61,000 कुछ। तो अंतर तो होता है हमारे लड़ने पे। अब जो है हम समाजवादी पार्टी में हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, खाली अपने लड़ने के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हर वर्कर, हर नेता साथ है। सर, आप जो है काफी वरिष्ठ नेता हैं। बसपा, आपके समय की बसपा और आपके समय की बसपा में कितना फर्क है? क्योंकि आप संस्थापक सदस्य भी रहे हैं बसपा के, तो बसपा में कितना फर्क हो गया है? कितना लगता है कि बसपा पहले से मजबूत हुई है या कमजोर हुई है या बदलाव कुछ चाहिए?
अब हम किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया में महापुरुष हर गली नहीं पैदा होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद उनके आंदोलन चलाने वाले मानवत कांताराम जी लंबे टाइम बाद पैदा हुए। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, वो आंदोलन शक्ल में नहीं है। तो निश्चित रूप पे जो उसके फॉलोअर हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर और मानवत कांताराम जी की नकल करके आगे बढ़ जाएं। इसलिए बसपा कमजोर हो रही है। हम नहीं चाहते वो कमजोर हो जाए, आगे बढ़े, लेकिन अब वो बसपा नहीं रही जो बसपा कांताराम साहब ने बनाया था। सर, क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या किसी और को आगे आने देना चाहिए? क्योंकि जो जैसे आप थे, संस्थापक सदस्य रहे, उनके साथ जो बॉडी जुड़ी रही जानी मानी, जिन्होंने संघर्ष किया उनके समय में, अब वो कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण है? पहला। दूसरा, ये क्या लगता है कि मायावती जी को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए और किसी और को आगे करना चाहिए? नहीं, जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा के नेता सुश्री मायावती की बात है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे नेता रही हैं और हम चाहते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं जैसे पहले करती थी, बसपा बनी रहे, बसपा आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन सर, वो मेहनत आप तो कह रहे हैं क्योंकि आप शुभचिंतक हैं, आप बात संस्थापक रहे, लेकिन मायावती जी सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे ही सक्रिय रहती हैं। कुछ भी होता है तो वो सोशल मीडिया पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे जो है पोस्ट कर देती हैं और लोग कहते हैं कि अब वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। लोग कहते हैं ना, लेकिन बहन जी, लेकिन बहन कुमारी मायावती क्या कहती हैं ये तो हम जानते नहीं। ये सवाल तो बेटर वही जवाब दे पाएंगी। हम तो चाहते हैं भाई, हमारी शुभकामना है कि देश के ढेर सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं उनके बलबूते बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े और सुश्री मायावती आगे बढ़े, ये अच्छी बात है। सर, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की जो ये न्याय यात्रा है, उनको अभी तक कितनी सफलता मिली है? इंडी गठबंधन का क्या रिस्पॉन्स है और यूपी पे क्या असर पड़ेगा इसका? जहां तक यूपी की बात है, यूपी में जो आधार है वो समाजवादी पार्टी का है, बाकी पार्टियां सेकेंडरी हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। खाली इतने चिंता हमारी है कि उनको उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में सीट शेयरिंग पे बैठक करके निपटा लेना चाहिए था, या यात्रा निकालनी चाहिए था। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं अलायंस रहेगा और हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ने की बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस लोग जो है दूसरी पार्टियों में भी जा रहे हैं, तो पहले कांग्रेस को मजबूत करते और फिर जो है, जैसे आप अलायंस की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, आपस में गठबंधन करके अपने आप को खुद को मजबूत करते, ये आप मानते हैं? मैं खाली इतना मानता हूं कि सीट शेयरिंग पे कई बैठकें अब तक हो जानी चाहिए थी और फाइनल हो जाता तो न्याय यात्रा और ज्यादा मजबूत होता। सर, 80 लोकसभा सीट है, तो समाजवादी पार्टी को आप कितना स्कोर कर रहे हैं कि कितनी सीटें जो है निकाल लेगी? देखिए, ये फाइनल रिपोर्ट तो हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव दे पाएंगे। हम तो पूरे प्रदेश में घूम के काम किए हैं, लेकिन लंबे टाइम से, और कुछ आसपास सीटों में ज्यादा काम किए हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट तो हम सब, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के पास है, हमारे पास नहीं है। ठीक सर, लाखेश सर, मोहनलालगंज जो सीट है उस पे आप क्या मुद्दे देखते हैं कि ये मुद्दे जनता के पूरे नहीं हुए? आप जब मान लीजिए सांसद बनते हैं तो ये आप काम उसमें करेंगे? आपकी कुछ ऐसी बातें जो दर्शकों को बता सकते हैं? अब हमें गांव वाले देखते ही कहते हैं। कभी एक नारा चला था मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। ये नारा पूरे पार्लियामेंट फैल गया है और लोग खुद से पैसा लगा के होर्डिंग लगा रहे हैं। बड़ी बात है। तो समस्याएं तो हैं, क्षेत्र की समस्या है। नेता बीजेपी के नेता हैं, अधिकतर एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भी हैं, तो वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस या प्रधानमंत्री के चक्कर में रहते हैं, क्षेत्र चक्कर में नहीं रहते। क्योंकि अगर बीजेपी टिकी हुई है तो बड़ा रोल है प्रधानमंत्री जी का, उसमें कोई नेता काम करे चाहे न करे, लेकिन हमें तो कण कण जोड़ना है, एक एक वर्कर जोड़ना है, कोशिश करना है कि हमारी पार्टी बनी है, आगे बढ़े, बहुत दिन तक राजपाट करे। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आर.के. चौधरी जी, जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। उनका कहना है जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है वो वहां पर जो है, अगर वो जीतते हैं
तो वो बिजली, सड़क, पानी की जो समस्याएं होती हैं आम जनमानस की, उसे वो पूरा करेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उस पे बेहतर प्रदर्शन करेगी। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।